वेलकम क्लास। कल हमने सेरीकल्चर स्टार्ट किया था और इसमें हमने रेशम कीट के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त करी थी और हमने ये कहा था कि इस रेशम कीट से हम सिल्क जो है वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और संभवतः ये चैप्टर जो है हमारा आज पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा कि सेरीकल्चर इंडस्ट्री या रेशम कीट उद्योग, जिससे कि हम रेशम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा और वो चीजें हैं जैसे पहली चीज कि रेशम कीट की प्रजाति का चुनाव। मैंने आपको एक बॉम्बे सिटी का बॉम्बेक्स मोराई और 5 जो है वो स्टर्निडी फैमिली के रेशम कीटों के बारे में कल बताया था, जिनसे कि हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः 6 जो प्रजातियां हैं रेशम कीट की, और भी कई प्रजातियां हैं, लेकिन जो बेनिफिशियल प्रजातियां हैं हमारे लिए वो ये 6 प्रजातियां हैं और इनसे हम किस प्रकार से रेशम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो प्रजाति का चुनाव, यानी हम ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जो कि जहां हम रेशम कीट उद्योग लगाने जा रहे हैं उस जगह पर वो प्रजाति अच्छी प्रकार से ग्रो कर सकती हो, हम अच्छी प्रकार से उसकी रेयरिंग कर सकते हो। अगर हम ऐसी प्रजाति का चुनाव कर लें जो कि हम जहां इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं वहां पर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो हम रेशम भी उसी अनुपात में कम मात्रा में हमें मिलेगा और हमारा लेबर और मनी जो है वो वेस्ट होगा। तो स्थानिक जलवायु को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रजाति का हमें चुनाव करना चाहिए जो उस स्थान की जलवायु में अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकती है। दूसरी चीज कि जैसे बॉम्बेक्स मोराई मान लीजिए हमने लिया, या कोई भी प्रजाति जो कि हमने वहां पर ली है, उसका जो एक स्पेसिफिक लार्वल होस्ट प्लांट होगा, कल बताया था मैंने आपको कि मादा जो है वो उसी पेड़ पर अंडे देती है जिसके पत्तियों का भोजन लार्वा करते हैं। तो हमें क्या करना है, इंडस्ट्री लगाने के पहले हमें अच्छी मात्रा में इन पौधों की खेती करनी पड़ेगी, उनको उगाना पड़ेगा, जिससे कि हम समय समय पर हमारे पास में जो पत्तों की जो सप्लाई है वो लगातार पूरी होती रहे। अब इसके अलावा जो सेटअप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आप, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें। सबसे पहली चीज कि आवश्यक उपकरण हमारे को क्या चाहिए। सबसे पहली चीज एक सूटेबल प्लेस जो है वो होना चाहिए। तो सूटेबल प्लेस का मतलब जहां हम इनका कल्चर स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास में एक ऐसा बंद बड़ा कमरा होना चाहिए जिसके अंदर हवा और प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो। बंद कमरे की हम बात क्यों कर रहे हैं कि वहां से वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। एक ऐसा क्लोज सरफेस, बंद करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से एयर टाइट वो हो गया है, यानी उसको प्रकाश भी अच्छी तरह से मिले और हवा भी अच्छी प्रकार से वहां पर मिले और टेम्परेचर वहां का हम रेगुलेट कर सकें। इस प्रकार का एक स्थान हमारे पास में होना चाहिए। तो क्योंकि इसका पालन जो है वो बंद कमरे से बड़ा अभिप्राय समझते हैं ना, कमरे बड़े होने चाहिए, खुले होने चाहिए और हवादार होने चाहिए। खुले से प्रकाश आएगा और हवा जो है वो अच्छी तरह से मिलेगी। यानी पहली चीज हो गई हमारे पास में कि हवा और रोशनी, वायु और प्रकाश का एक अच्छा तालमेल वहां पर होना चाहिए। टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े हमें। तो उसके लिए उसकी जो मिट्टी की दीवारों वाला जो परिसर है वो अच्छा उपयुक्त रहता है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। और ऊपर हम एक छप्पर जो है उसके ऊपर डाल सकते हैं। और ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं इनको मैकेबाना कहा जाता है। हिंदी में भी आपकी बुक में मकबाना ही लिखा हुआ है, मैकबाना इसको कहा जाता है। अब जो मैंने कहा कि बगीचा हमने पहले लगा दिया है, कमरा हमारे पास में हो गया है। अब जिन जगह पर जिस चीज में हम इसका कल्चर करेंगे उनकी बात करें अगर हम, तो सबसे पहले रेयरिंग ट्रेज। तो रेयरिंग ट्रेज का मतलब क्या होता है कि जहां हम उनका पालन पोषण करेंगे, तो शुरुआत कहां से करेंगे, हम अंडे से करेंगे। अब अंडे कहां से लाएंगे इसके बारे में बताऊंगा कि इनको सीड कहा जाता है। जिस तरह से एक और चैप्टर हमारा पीसी कल्चर, वहां पढ़ेंगे हम कि उनको भी हम बीज कहते हैं। तो ये भी बीज जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है, उनको बीज कहा जाता है। इनका भी हम कल्चर कर सकते हैं ताकि अगले साल के लिए उनको हम बीज के रूप में सुरक्षित रख सकें, अगले कल्चर के लिए। मैंने आपको बताया था
यूनिवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन और हमारा जो ये कॉन्वेक्स मोराई है ये मल्टीवोल्टाइन है हमारे इस एरिया में। ओके, तो हम क्या करते हैं कि शहतूत की पत्तियां, रीडिंग ट्रे जो है हम काम में लेते हैं, उसके अंदर शहतूत की पत्तियां रखते हैं और हमारे जो बीज जिसको हम कह रहे हैं ये विशेषित अंडे हैं उनको उन पत्तों के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो रीडिंग ट्रे है वो बांस की ट्रे होती है। तो दो फायदे होते हैं इससे, एक तो वेट कम रहेगा इसका ताकि आसानी से आप हैंडल कर सकें उसको, और दूसरा ये टेम्परेचर के वेरिएशन से भी कम प्रभावित होती है, यानी तापक्रम अगर बढ़ता है तो ट्रे उतनी ज्यादा गर्म जो है बांस की होने की वजह से वो नहीं होगी। ओके, देन कोकून ट्रे, इसमें लार्वा को रखा जाता है। लार्वा जो बनेगा आपका, उस लार्वा को इसके अंदर रखा जाए। अंडे कर दिए ना, अंडे से लार्वा निकला जब, तो लार्वा जब निकलता है तो उसको पत्तियों की आवश्यकता और ज्यादा पड़ती है खाने के लिए। तो उसमें बाद में हम बात करेंगे कि उनको चॉप करके पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उन ट्रे के अंदर रख दिया जाता है। तो इनमें लार्वा को रखा जाता है, इनको स्पिनिंग ट्रेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लार्वा का जब 5 जो निर्मोचन, उसके 5th स्टेज, 4 निर्मोचन के बाद में 5th स्टेज जब आएगी तब वो कोकून बनाना स्टार्ट करेगा। ये मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था। इसके बाद आ जाता है आपका फीडिंग ट्रे, इसमें शहतूत के पत्ते और उन लार्वा को रखा जाता है और पत्तियों को चॉप करके और रखा जाता है। ओके, देन रेक्स। अब रेक्स में क्या होगा कि आप उनका हॉरिजॉन्टल जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टोरेज नहीं करते हैं, वर्टिकल रखते हैं, तो वर्टिकल का मतलब समझे ना, जैसे कमरे में इस तरह से फैला करके और अगर हम रखेंगे तो हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से हॉरिजॉन्टली उनको हम रखते हैं। तो उसके लिए रेक्स बनाई जाती है जिसके बीच में ट्रेज को इस प्रकार से रख दिया जाता है। अब इनको हम नेट से ढक करके और रखते हैं। नेट से ढक के क्यों रखते हैं बाद में बताऊंगा मैं आपको कि इनके अंदर जो रोग होते हैं उसमें एक मैगट रोग होता है, जिसमें एक फ्लाई जो है वो इनकी सतह के ऊपर आकर के और अंडे दे देती है। तो उसके लार्वा इनसे भोजन प्राप्त करने लगेंगे तो हमारे लार्वा की ग्रोथ नहीं होगी, तो इसलिए इनको नेट से ढक करके और रखा जाता है। अब दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि पत्तियों को हम काटेंगे, उसके लिए हमें चॉपिंग नाइफ्स चाहिए जिनसे कि हम पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो कर सकें। इन पत्तियों के हम यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। ओके, देन बास्केट एंड डालाज। ये बास्केट और डालाज किस प्रकार से काम में लिए गए थे? अगर आपने कभी फोटोग्राफ देखा हो या कोई वीडियो देखा हो जिसमें कि चाय की पत्ती के बागानों से पत्तियां जो है चुनी जाती है, तो पीछे की तरफ जो है वो डाला होता है जिसको कि बास्केट जो है हम कहते हैं, वो पीछे रख दी जाती है, पत्तियां तोड़ करके उसमें रख दी जाती है। इसी तरह से जो शहतूत की पत्तियां हैं उनका भी कलेक्शन किया जाएगा, उसके लिए इन बास्केट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, देन हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, किसी स्थान पर जो वायु है उसके अंदर कितनी नमी है उसको वो नापता है। तो हमें इसको एक फिक्स नमी टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, देन थर्मोमीटर, टेम्परेचर उससे ले लेंगे हम। देन ओवन, ये थर्मो रेगुलेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है कि हम इससे टेम्परेचर जो है वो फिक्स करके रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फ्रिज, कि इसमें अगली जनरेशन प्राप्त करने के लिए अंडों को संग्रहित करके और हम रख सकते हैं, जिससे कि उनको बाद में शहतूत की पत्तियों पर शिफ्ट करके और हम आसानी से वापस नया कल्चर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन ड्रेनेज मैनेजमेंट, पालन के लिए बीज। ड्रेनेज मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, बीज का संधारण जो है हम किस तरह से, स्टोरेज किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ बीज से क्या अभिप्राय है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि लार्वा निकलता है अंडे से, वो फिर निर्मोचन होते हैं उसके अंदर, फिर वो कोकून बना लेता है अपने चारों ओर। ये मैंने कल आपको बताया था। अगर इस कोकून को, मैंने बताया था कि इसको हम उबलते हुए पानी में या भाप से इसको गर्म करते हैं जिससे कि अंदर लार्वा मर जाता है। अगर हम इसको ऐसा नहीं करें, ये भी बताया था मैंने कि वो उसको काट, इंसेक्ट जो है फिर उसके बाद में इसका एडल्ट उसको काटता हुआ इससे बाहर निकल जाएगा और वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ कोकून को हम मैच्योर होने देते हैं जिससे कि हमें उससे एडल्ट मिल सके। ओके, तो कोकून से जो मेल और फीमेल मिलते हैं उनको पहले अलग अलग सेपरेट करके और हम रखते हैं, और उसके बाद में
इनको एक साथ रखते हैं ट्रेस के अंदर, जहां पर कि इनके बीच में मैटिंग होगी, और आफ्टर मैटिंग 24 आवर्स के बाद में ये अंडे जो है वो दे दिए जाते हैं। कल बताया मैंने आपको कि मादा जो है इस तरह से अंडे दे सकती है, कई 4,500 के लगभग अंडे एक साथ ये दे सकती है। अब इन अंडों को हम, जो फ्रिज हमने बताया था कि फ्रिज की जरूरत होगी हमारे को यहाँ पर, और अंडों का अगली पीढ़ी के संग्रहण के लिए, इसमें हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इनको संग्रहित करके और रख सकते हैं। फीमेल जो है उसकी अंडे देने पर मृत्यु हो जाती है, यानी अब उसका कोई काम जो है वो नहीं रहा है, वो जो अंडे दे चुकी है उसके बाद लेपिडोप्टेरा में ज्यादातर ये होता है कि एग लेने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो बीज हैं जो फर्टिलाइज देंगे उनको हम बीज कहते हैं। एक तो हम इनको इस तरह से सप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको इमीडिएट नीड है तो हम क्या करते हैं कि इनसे फर्स्ट इंस्टार लार्वा जो है वो निकलने देते हैं, फिर वो सेकंड इंस्टार जब बनता है इसको सप्लाई कर दिया जाता है। शहतूत के पत्तों के ऊपर ही रखा जाएगा इसको, और जो भी कल्चर करना चाहते हैं वो उनको दे दिया जाता है, ताकि वो इनको इनोकुलेट कर दें वहां पर कल्चर में, उसको इंट्रोड्यूस कर दें और वो कल्चर स्टार्ट कर सकता है। अब हम इनको किस प्रकार से कल्चर स्टार्ट करें। मान लीजिए कि आपने बीज जो है आप लेकर के आ गए, या तो अंडे के फॉर्म में या सेकेंड इंस्टार के फॉर्म में आप वहां पर लेकर के और आ गए हैं। अब रेयरिंग मेथड यानी पालन विधि क्या होगी इसकी, तो सबसे पहले हम रेयरिंग ट्रेस जो हमने कहा था ये वाली, इसमें इनको ट्रांसफर करेंगे, सीड को इन पालन ट्रे के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज लार्वा जो है इनको हमें बहुत अधिक केयर इनकी करनी पड़ती है, इनके बहुत अधिक अटेंशन जो है वो सीकर होते हैं, यानी हमें इनको बहुत सावधानी से इनकी कल्चर हमें करना पड़ेगा। देन फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में जब ये आ जाते हैं तब इनको जो हैंगिंग ट्रेज हैं, जो मैंने कहा था कि रेक लगाएंगे हम, उसके ऊपर नेट से उसको ढक देंगे। उसके बाद में इनको हम हैंगिंग ट्रेज के अंदर शिफ्ट कर देंगे, या जो स्टेक्ड वे में आपने रखा है रेक के ऊपर उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और इस तरह से इनको नेट से कवर कर दिया जाएगा। नेट से क्यों कवर करेंगे बाद में बताऊंगा आपको, रोगजनक जो होते हैं उसके कारण से, इनमें कोई रोग जो है वो नहीं लग सके, कोई ऐसा वेक्टर जो है वो इनको रोगग्रस्त नहीं कर सके। ओके, अब आप आइए आगे इसके अंदर कि जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज जो आती है इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि पर डे बेड चेंज करना पड़ता है। बेड चेंज से क्या मतलब हमारा कि जो हमने चौक पत्तियां डाली हैं हमने उनको हैंड पिक करके और लार्वा को एक नई ट्रे के अंदर वापस चौक वो डाल दीजिए और उन लार्वा को वहां पर शिफ्ट कर दीजिए, यानी उसका जो बेसिक जो बेड था जिसके ऊपर वो कल्चर हो रहा था वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, नमी जो है वो हमें 60 to 70% रखनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइग्रोमीटर से हम नाप लेंगे कि नमी कितनी बता रहा है। अगर वो नमी कम आ रही है तो हम स्प्रेयर लगा के रखते हैं वहां पर, जिससे कि वो उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा बढ़ सकती है। और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है 23 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। जो थर्मो रेगुलेशन की जो विधि है उससे हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करके और रखते हैं, और नापते हैं टेम्परेचर को थर्मामीटर से कितना टेम्परेचर इसका हो रखा है। जब लार्वा फिफ्थ स्टेज में आ जाता है, फिफ्थ इंस्टार जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये भोजन करना बंद कर देता है। भोजन क्या है इसका, शहतूत की पत्ती, ये भोजन करना बंद कर देगा, और अब इनको कोकून ट्रे के अंदर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कल बताया था मैंने आपको कि स्पिन रेट होता है, जिससे ये इसकी जो ग्लैंड होती है सेल ग्लैंड, उससे एक लिक्विड निकलता है और वो सिरेंज से चिपका हुआ रहता है, और इस तरह से एक धागा जो है वो बन जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। तो कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है, इनको स्पिनिंग ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और 3 दिन लग जाते हैं उसको अपने चारों ओर, उस 1000 से 1500 मीटर धागा बनता है, उसको अपने चारों ओर इस तरह से ये लपेट लेता है, और कोकून का निर्माण जो है वो हो जाता है। अब आपके पास कोकून आ गया है। अब इस कोकून से हम रेशम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले इनको शिफ्ट किया जाता है शिफ्टिंग ट्रे में रख करके, और इन कोकून को गर्म पानी या ओवन के अंदर रखा जाता है, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। गर्म पानी के नीचे आप गर्म कर सकते हैं किसी बड़े कंटेनर में पानी को लेकर के, तो उसके ऊपर इन ट्रेज को रख दिया जाता है जिसमें कि ये कोकून रखे हुए हैं। उससे जो भाप निकलेगी उस भाप की से ये क्या होगा, डेथ हो जाएगी इनकी। और इसके बाद में दूसरा काम है हमारा कि उनसे हम रीलिंग और स्पिनिंग करें। रीलिंग और स्पिनिंग क्या चीज है, देखिए
उसमें से जो धागा निकल रहा है उसको किसी रील के ऊपर लपेटना। पहली चीज ये तो हो गया रीलिंग। स्पिनिंग क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी, कि कभी कभी वो जो धागे हैं कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो उनको बढ़िया चॉप करके और जिस प्रकार से रुई से धागा बनाया जाता है उसी तरह से इन वेस्टेज कह सकते हैं फाइबर्स को हम, इन वेस्टेज फाइबर से एक वापस फाइबर को स्पिन कर लिया, काट लिया जाता है। तो हमें ऐसी जो सिल्क मिलती है उसको स्पंज सिल्क कहा जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे वहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि गर्म पानी में उबालेंगे और इसको उबालने से धागे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इनको रीलिंग करेंगे। रीलिंग का मतलब रील के ऊपर लपेटना नहीं, डोरा जिस तरह से आपने देखा होगा धागा जो है गिट्टी के ऊपर लपेटा हुआ रहता है, इसी तरह से इस धागे को उसके ऊपर लपेटा जाता है। तो कोकून से पहले धागा खोलना पड़ेगा और एक कोकून से हमें 1000 से 1500 मीटर तक धागा जो है वो मिल जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ट्रेंड स्टाफ होता है, वो एक बार में 5 कोकून एक साथ लेता है और उनको आईलेट से निकालता है। आईलेट से निकालने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा छिद्र होगा जिसके अंदर से उन 5 धागों को निकाल दिया गया और अब वो रील के ऊपर लग रहे हैं। तो एक चक्री के ऊपर इनको लपेट दिया जाता है। ये जो सिल्क हमें मिला है इसको हम रॉ सिल्क या रील्ड सिल्क कहते हैं। कच्चा और रील्ड सिल्क ये होगा। अब इन रील्स को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर उबालते हैं। ये जो रील्ड सिल्क मिला है इसको पानी के अंदर उबालेंगे और इसको एसिड ट्रीटमेंट देंगे। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है जिससे कि ये पक्के धागे बन जाते हैं, जिनको कि हम फाइबर सिल्क कहते हैं। और जो डैमेज हो गए हैं फाइबर, उन फाइबर को जो कि रील नहीं किए जा सकते हैं उनको स्पन कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। जिस प्रकार से रुई से काट करके वो धागा बनाया जाता है और उसी तरह से एक हमें सिल्क का फाइबर वापस मिल जाता है और इसको हम क्या कहेंगे, स्पन सिल्क, यानी जिसको कि काटा गया है। सिल्क जो है बताया था मैंने कल आपको, इसके अंदर लार्वा के अंदर फिफ्थ जो इंस्टार है इसका, उसके अंदर सिल्क ग्लैंड होती है जहां से एक तरल पदार्थ जो है वो सिक्रेट होता है। ये स्पिन रेट से निकलता है, जिसमें बताया था मैंने आपको कि 5 छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं, उससे ये फाइबर निकलता है। अब इस फाइबर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें मुख्यतः 2 कोर होती है इसके अंदर, जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है। एक जो इसको हम देखें अगर पहली टाइप की कोर कि ये 75% इसके अंदर प्रोटीन होती है, ये रिजिड होती है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और पानी में ये नहीं घुलती। इसी तरह से इस फाइबर का दूसरा जो कोर है वो जो प्रोटीन होगी जेलेटिनस प्रोटीन होती है, जो कि 25% होगी और जिसको ये गर्म जल में विलय हो जाती है। तो हमने जब इसको गर्म जल में ट्रांसफर किया, इसको शिफ्ट किया, तो ये जो है वो इससे निकल सकती है। तो हमने आपको ये कहा था कि ये जो है धागे जो स्पिन रेट से निकलते हैं जब लार्वा के अंदर, तो वो सिरेसिन कंपाउंड से चिपके हुए होते हैं। इनमें से एक धागे का डायमीटर जो व्यास की अगर हम बात करें तो ये 45 से 82 माइक्रोन के बराबर होता है। बहुत पतला धागा जो है ये होगा। ओके, तो इस तरह से आपने ये धागा जो है वो कलेक्ट कर लिया है। अब इस धागे को आप सिल्क इंडस्ट्री को दे सकते हैं, जो कि इससे स्पिनिंग के द्वारा, वीविंग के द्वारा इनसे कपड़े का उत्पादन जो है वो करती है। तो हमारा जो कल्चर कर रहे हैं उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है इससे ड्यूरेशन में। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर कि रेशम कीट में कुछ रोग जो है वो हो सकते हैं। इनके बारे में आप ध्यान से समझें इसको, कि ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है आपका पेब्रिन, जो कि एक प्रोटोजोआ है। पेब्रिन रोग का नाम है, जो कि एक प्रोटोजोआ प्राणी से होता है, जिसको कि नोसिमा बॉम्बेक्स कहा जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो रेशम कीट में रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग हो गया ये, पेब्रिन रोग। तो पेब्रिन रोग का रोगजनक कारक एक प्रोटोजोआ है, जिसको कि नोसिमा बॉम्बेक्स कहा जाता है। ओके, दूसरा रोग मेगट रोग। तो मेगट शब्द सुनकर के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम जो मक्खियों के जो लार्वा हैं उनको मेगट कहा जाता है। ठीक है, तो एक फ्लाई है आपकी जो कि इस लार्वा के ऊपर अंडे दे देती है, वो है ट्राइक्लियोलाइगा सॉर्बिलस। इसका भी नाम याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ट्राइक्लियोलाइगा सॉर्बिलस ये एक मक्खी है जो कि लार्वा पर अंडे दे देती है। और हमने आपको कहा था, ध्यान रखिए कि उनको नेट से ढक करके और रखा जाता है ना, ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन जो है वो
नहीं हो सके। इसके अलावा एक पॉलीहेड्रोसिस रोग होता है, जो कि आपका पॉलीहेड्रोसिस वायरस होते हैं, जिससे कि इसमें वायरस जनित रोग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया और फंगस भी इनके ऊपर लग सकती है, जिससे कि हमारे लार्वा की डेथ हो जाएगी। अगर लार्वा की डेथ हो गई तो हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उससे कोकून नहीं बनेगा और फिर आपका सिल्क की प्रोसेस जो है वो वहीं पर रुक जाएगा। अब इसके अंदर एक जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए था वो था शहतूत या मुलबरी। शहतूत की 2 स्पीसीज जो है वो हमारे यहाँ पर होती हैं, जिनको कि हम इसमें काम में लेते हैं। एक आपका मोरिस एल्बा लीनियस, आप जानते हैं इसको, लीनियस ने इसका नामकरण जो है वो किया था, बहुत में आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और दूसरा है आपका मोरस इंडिका, इसका भी नामकरण लीनियस के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें तो 210 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के 210 जिलों में हम अभी रेशम कीट का पालन करके और इससे रेशम प्राप्त करते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत में ये 35 करोड़ रुपीस का बिजनेस है, पर ईयर का रेशम जो है वो उत्पादित कर दिया जाता है। अब 2 इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका भी नाम आप ध्यान रखिए। सेंट्रल सीरीकल्चर स्टेशन बहरमपुर में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो सीधा पूछ लिया जाए सेंट्रल सीरीकल्चर स्टेशन कहाँ है, बहरमपुर में, या ऐसा पूछ लिया जाए कि बहरमपुर में कौन सा केंद्र जो है वो है, तो आपको बताना है सेंट्रल सीरीकल्चर स्टेशन। एक और दूसरा सेंट्रल सीरीकल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 नाम आप याद रखिए, मैसूर में और रांची में ये हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा सेरीकल्चर का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर कर दिया है। लार्वा के बारे में देखा था पहले हमने, और फिर इससे रेशम का उत्पादन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, डिफरेंट नीड्स क्या है हमारी, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी, किस तरह से हम रेशम को प्राप्त करते हैं, और उसमें रोग कौन कौन से होते हैं। और लास्ट में हमने कहा कि ये शहतूत की 2 प्रजातियां हैं, इनके भी नाम आप ध्यान रखें। और एक है आपका कि ये जो 2 स्टेशन है बहरमपुर में, सेंट्रल सीरीकल्चर स्टेशन और सेंट्रल सीरीकल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपका मैसूर और रांची में है, इनको हम को याद रखना है। तो मैं जो ये पूरा जो बोर्ड का जो है उसको मैं वीडियो के लास्ट में एंड स्लाइड के रूप में डाल दूंगा, तो आप उसको पॉज करके और इसको वापस पूरा भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।